हेलो दोस्तों, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ कर रहे हैं। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं उनके सॉल्यूशंस के मेथड क्या क्या होते हैं। तो पहला मेथड हमारा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस और चौथा था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल सेपरेबल मेथड को शुरू किया था। अब इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड में भी हमने देखा था कि दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, दो फॉर्म की इक्वेशन होती हैं। पहली तो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे एक्स और वाई, उनको डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके उनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह की फॉर्म को हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं हमारी जिसमें हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनमें हम क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके उनके वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाली फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी हमारी दो फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म हमारी ये होती है dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और दूसरी होती है dy/dx इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन। तो आज के हम इस लेक्चर में फर्स्ट फॉर्म देखेंगे dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट फॉर्म हमारी है dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इस तरह की हमारी फॉर्म वाली इक्वेशंस को हम डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस इक्वेशंस को हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे ताकि हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जो एक वेरिएबल मान लेंगे z, उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल रखेंगे। तो z इज इक्वल टू हमने मान लिया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब हम जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dz/dx इज इक्वल टू a प्लस बी dy/dx प्लस सी का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब हम अगर इसको रीअरेंज करेंगे, dy/dx हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dz/dx माइनस a एंड 1/b। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को और dy/dx की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारी इक्वेशन 1 ये है dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड dy/dx इक्वल टू 1/b dz/dx माइनस a। और हमने z क्या माना था, z माना था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब इन तीनों को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी dy/dx की जगह इसको रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/b dz/dx माइनस a इज इक्वल टू एफ ऑफ z। अभी हमारा z का फंक्शन होगा सिंपली। तो हम अगर इसको रीअरेंज करेंगे फिर से तो ये हमारा होगा dz/dx माइनस a इज इक्वल टू b एफ ऑफ z। फर्दर रीअरेंज करें तो होगा dz/dx इज इक्वल टू a प्लस b एफ ऑफ z। अब हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा टर्म हमारा z के टर्म में आ रहा है और हमारा x अलग हो जाएगा, यानी कि अगर हम x वाले टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं और z वाले टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, dz/ इसको हम dz की साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी एफ ऑफ z इज इक्वल टू dx को इस तरफ लेके आएंगे dx। तो हम देख सकते हैं कि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए ईजिली। हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड में देखा था कि जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम, फॉर नेक्स्ट स्टेप में उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो dz/a प्लस बी एफ ऑफ z इज इक्वल टू dx प्लस, हमने पिछली लेक्चर में देखा था कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़रूर लगाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था उसको z से सब्स्टिट्यूट किया, फिर z को हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर dy/dx को z के टर्म में निकाला, z के टर्म में हमने dy/dx को निकाल लिया। जैसे ही z के टर्म में dy/dx आ गया हमारा, फिर हमने क्या किया कि z की वैल्यू को और dy/dx की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में
सब्स्टिट्यूट कर लिया, जो कि हमारी इस फॉर्म की आ गई। अब जब जैसे हमारी ये फॉर्म बन जाती है, उसके बाद हम वेरिएबल को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा dz/dx ये बन गया था हमारा। उसके बाद हमने ये वाला जो टर्म z वाला जो टर्म था वो z के साथ में लेके आए और dx को सेपरेट अलग कर लिया। उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये तो हमने देखा था कि जनरली हम कैसे करेंगे। हमने एक तरीके से प्रोसीजर देखा था कि हमारी अगर इस फॉर्म की इक्वेशन हमें मिल जाती है कहीं पे dy/dx = f(ax + by + c), अगर इस तरह की इक्वेशन हमें मिलती है तो किस तरीके से वेरिएबल सेपरेट मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें ये मेथड और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये एग्जांपल है हमारा, तो हम क्लियरली देख सकते हैं अगर हम उससे इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये हमारा किस फॉर्म का आ रहा है, ax + by इक्वेशन हमारी क्या थी, वो वाली जनरल फॉर्म वाली dy/dx = f(ax + by + c)। अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है वो इस फॉर्म की है, ठीक है। तो हम कौन सा वाला फॉर्म मेथड लगाएंगे कि अब इसको पहले से देख सकते हैं कि हम क्या डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर चढ़ रहा है इसमें। तो x और y का प्रोडक्ट हो जाएगा। जब x और y का प्रोडक्ट हो जाता है तो हमारे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते हैं ठीक से जनरली। तो हम क्या करेंगे, वही वाला मेथड अभी हमने जो देखा था कि z को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x + y + 4 से। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट z = 3x + y + 4 मान लिया। तो जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जगह dz/dx = 3 + dy/dx। तो 4 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा ये डिफ्रेंशिएशन। अब अगर हम dy/dx को अलग करें तो ये जगह dy/dx = dz/dx - 3। अब हम क्या करेंगे, z को और dy/dx को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम z को और dy/dx को इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास बनेगा dy/dx की जगह हम रखेंगे dz/dx - 3 = 3x + y + 4 की जगह हम रख देंगे z और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं, इसको अगर रीअरेंज करें तो dz/dx = ये हो जाएगा z² + 3। अब ये पूरा का पूरा टर्म हमारा z के वेरिएबल में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके dz के साथ ले जाएंगे। तो ये जाएगा dz/z² + 3 और dx को इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dz/z² + 3 = इंटीग्रेशन dx, और जैसा कि हम जानते हैं कांस्टेंट ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बनाएंगे dz/z² प्लस इसको अगर √3 का स्क्वायर अगर बना लें तो = dx + c। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, ये इस तरीके की फॉर्म बन गई हमारी, ये tan इनवर्स वाली फॉर्म बन गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ z/√3। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी dz/z² + √3 का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स z/√3 = dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा एंड c हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा मेथड कि हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा ax + by + c फॉर्म की जो इक्वेशन है उसको z मान लेते हैं। फिर z मानने के बाद dz/dx निकालते हैं। फिर dz/dx हमारा z की फॉर्म में आ जाता है, उसको हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो गिवन इक्वेशन है। एंड फाइनली हमारे वेरिएबल जो है सेपरेट हो जाते हैं। और वेरिएबल सेपरेट होने के बाद फिर सेम प्रोसीजर है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाते हैं और हमारा जो इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई अगर डाउट होगा वो भी क्लियर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx = cos x + y + sin x + y।
जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे भी x प्लस वाई और x प्लस वाई, यानी कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है फंक्शन में ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरीके का फंक्शन हमारा आ रहा है जिसमें यहाँ पे c 0 है और ax प्लस बी वाई हो जाएगा। तो इसलिए हम उसी z को ax प्लस बी वाई प्लस सी मान के करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि इसको डायरेक्टली सेपरेट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शन को इनवर्स साइन और कॉस के फंक्शन के अंदर है। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z को x प्लस वाई मान लेंगे। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x का 1 हो जाएगा और y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब हम अगर डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को और जेड को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए अब हम ये वाली z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई की जगह z हो जाएगा हमारा प्लस कॉस z प्लस साइन z हो जाएगा इजीली। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस z प्लस साइन z हो जाएगा हमारा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि हम ये वाले टर्म को एक तरफ लेके आ सकते हैं क्योंकि सारे के सारे z के टर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा डी जेड अपॉन 1 प्लस कॉस z प्लस साइन z इज इक्वल टू डी एक्स। अब चूँकि वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके हैं तो इनको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा डी जेड अपॉन 1 प्लस कॉस z प्लस साइन z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हम इसको लिख सकते हैं डी जेड अपॉन, अब ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमारा फॉर्मूला होता है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर z बाई 2 प्लस, अब साइन z को हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन z बाई 2 कॉस z बाई 2 लिख सकते हैं। तो 2 साइन z बाई 2 कॉस z बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डी जेड अपॉन इसको 2 कॉस स्क्वायर z बाई 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर z बाई 2। तो ये हमारा बनेगा 1 प्लस, यहाँ से कॉस z बाई 2 हट जाएगा तो हमारा tan z बाई 2 बन जाएगा क्योंकि साइन z बाई 2 अपॉन कॉस z बाई 2 रह जाएगा तो हमारा वो tan z बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 बाई 2 बाहर ले लेते हैं और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर z हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर z बाई 2 अपॉन ये हमारा हो गया 1 प्लस tan z बाई 2 डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं, p को tan z 1 प्लस tan z बाई 2 मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डी पी इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर z बाई 2 क्योंकि tan z का हमारा डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर z, तो सेक स्क्वायर z बाई 2 इंटू z बाई 2 है तो उसका 1/2 भी हो जाएगा इंटू डी जेड। तो हम अगर देखें तो चलिए इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर z बाई 2 अपॉन 1/2 इंटू डी जेड। इसकी जगह पूरे को डी पी लिख सकते हैं हम, अपॉन 1 प्लस tan z बाई 2 को हमने p माना था। तो अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इधर हमारा x प्लस सी था इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी, डी पी अपॉन पी को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉग पी बना सकते हैं। तो लॉग पी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, पी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पी हमने क्या माना था, लॉग पी माना था 1 प्लस tan z बाई 2 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। हम फाइनली हम क्या कर सकते हैं, z की वैल्यू भी हम पुट करेंगे जो हमने z मान के रखा था। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हम z की वैल्यू
फाइनल स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी माने थे, हम क्या करेंगे वो z की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे, तो log 1 प्लस 10 z की वैल्यू हमने क्या मानी थी x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो x प्लस वाई अपॉन 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा कि हम जो अगर कोई हमारी इक्वेशन इस फॉर्म की है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर इस फॉर्म की हमारी कोई इक्वेशन आती है तो हम क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को z को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर z को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और फिर dy अपॉन डी एक्स को z के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें हम z को दोबारा से रिप्लेस कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, जैसा कि हमने किया है। तो पिछले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें z को हमने रिप्लेस नहीं किया था, तो उनमें भी रिप्लेस करना है। तो हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये मेथड। तो आज के लिए इतना ही। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं घर पे इजीली, ताकि आपको ये वाला मेथड जो हमने देखा था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रख के उसको हम वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करिए और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई होप। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।